आज फिर से हफ्ते के इस तीसरे दिन रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना। धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी, देखते हैं किस तरह की होगी शुरुआत और कैसा रहेगा आज का ट्रेड। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अगस्त का इवेंट पैक्ड महीना तो हो गया है खत्म, पर एक और बड़ा महीना हो रहा है शुरू। साथ ही मिड वीक ट्रेडिंग सेशन भी है, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और 2 आईपीओस भी खुल रही है। तो सर, आज तो ढेरों चीजों पर करनी है चर्चा। बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल दीप, वो है ना, एक पुराना गाना है, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। और पहली तारीख के ठीक पहले अगर इस तरह के रिकॉर्ड बने और इस तरह की एक तरफा तेज़ी आपको बाजार में देखने को मिले, और वो तेज़ी भी ऐसी कि सिर्फ दिग्गजों तक सीमित ना हो, पूरे ब्रॉडर मार्केट में हो, तो कहने ही क्या। तो आज पहली तारीख के दिन जो 4 बड़े संकेत हैं उन पर डाल लीजिए नज़र, और ये संकेत ज़्यादातर आपको मजबूती की तरफ आते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी बाजारों में भले ही अच्छी मजबूती के बाद हल्की सुस्ती का सेशन रहा है, लेकिन कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल मजबूती के साथ डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, ये आप कह सकते हैं। मजबूती के साथ आंकड़े आते हुए दिखे जीडीपी ग्रोथ के 20%, अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ का आंकड़ा। हालांकि ये बात आपको हमको सबको पता है कि ये लो बेस पर होता हुआ दिखा है, लेकिन आंकड़ा अपने आप में 20% का। वायदा कारोबार में एचयूएफ इनका पूरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीमे धीमे परिवार में बढ़ोतरी होती दिख रही है। अब 8 और नए खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नाम सुनकर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। मसलन डेल्टा कॉर्प, इंडिया सीमेंट जैसे शेयर अब वायदा कारोबार का हिस्सा बन जाएंगे अगली सीरीज से। प्राइमरी बाजार में भी एक्शन फिर से लौटता हुआ आज ही के दिन 2 नए खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में। आज से खुलेंगे 2 आईपीओ, विजया और एमी, इन पर भी करेंगे फोकस। जी बिल्कुल सर, तो काफी सारी चीजों की करनी है चर्चा। मार्केट सेटअप भी आपसे समझना है, आज की स्ट्रैटेजी भी जाननी है। पर जीडीपी से ही शुरुआत करते हैं सर। 20% का आंकड़ा कभी सुना नहीं था, बट ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा लो बेस पर है, बट फिर भी कैसे देखना चाहिए इस ग्रोथ के आंकड़े को, आने वाली ट्रेजेक्टरी को, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है? आपकी क्या राय है सर? जैसा आपका मन करे वैसे देखिए दीप, आपको आपकी इच्छा, अच्छा लगे तो अच्छा मानिए, खराब लगे तो खराब मानिए। देखिए, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला मामला है। अगर आप ये कहेंगे कि अच्छा क्या है, 20% की ग्रोथ, शानदार रिकवरी, -20-25% से +20% आना अपने आप में अच्छा है, ऐतिहासिक स्तर है, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ ट्रैक पर है, बिल्कुल है। आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में और मजबूती आएगी, बिल्कुल आएगी। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप खुश हो सकते हैं, और होना भी चाहिए, और हुए भी हैं। पिछले 2 दिनों में अगर कोई बढ़िया तेजी बाजार में बनी है तो भले ही हम बात करें ना करें, लेकिन उसमें कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ अच्छी जीडीपी आंकड़े का अनुमान ये भी था। तो ये चीज़ें अच्छी है जो पॉजिटिव साइड पर है। हाफ ग्लास एम्प्टी, यानी कि अगर आप सोचें क्या अच्छा नहीं, तो अभी भी प्री कोविड लेवल पर पहुंचने में थोड़ा सा वक्त है। शायद 2 क्वार्टर और लगे, 2 तिमाहियाँ और लगे, उसके बाद हम प्री कोविड लेवल पर पहुंचे। तो प्री कोविड लेवल पर बाकी कई सारी इकोनॉमीज पहुंच चुकी है। मसलन अमेरिका की इकोनॉमी के आंकड़े आप देखेंगे तो कोविड से पहले के लेवल पर आ चुके हैं। हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हमारे यहाँ कोविड आया भी बाद में था, और नेचुरली हमारी रिकवरी थोड़ी सी स्लो होगी। जितना पैसा अमेरिकी फेड के पास है और जितना पैसा वो डाल रहे सिस्टम में, हमारे यहाँ तो उस साइज़ के स्टिमुलस नहीं रहे, तो शायद इकोनॉमी की रफ्तार हमारी धीमे धीमे बढ़े। लेकिन डायरेक्शन सही है, रफ्तार ठीक है, कहाँ पहुँचना है ये भी नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल आंकड़े अच्छे हैं, राहत भरे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं ऐसा कि जो आपको अंदाज़ा नहीं था अचानक से अरे 20% कहाँ से आ गई, और ऐसे ख़राब नहीं कि आप जो सोच रहे थे वैसे है नहीं। तो मैं इसे मान कर चलता हूँ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जो ग्रोथ आ रही है बढ़िया है, उम्मीदों के मुताबिक है। और अगले 2 क्वार्टर, चूँकि पिछले क्वार्टर में उस समय थोड़ा सा आपको कोरोना की सेकंड वेव का भी डर था, राइट। अब वो डर धीमे धीमे निकलता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे बिजनेस एक्टिविटीज़ पिकअप होती हुई दिख रही है। कुछ एक सेक्टर छोड़ दें, 3-4-5 सेक्टर, बाकी लगभग सारे सेक्टर्स खुल चुके हैं। और खुलने से याद आया दीप, आज एक बड़ा सेक्टर और खुलने की तैयारी में है, और वो है स्कूल्स का। लगभग 8 राज्यों में आज स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो आप धीमे धीमे प्री कोविड लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है उस लिहाज से ये आंकड़े कम से कम आपको कंफर्ट, कॉन्फिडेंस देने वाले कि भाई डरिए मत, इकोनॉमी को लेकर घबराइए मत। धीमे धीमे इकोनॉमी फिर से पुरानी रफ्तार में आएगी, पुराने लेवल्स पर आएगी, और वहाँ से भी ग्रोथ करेगी। तो मैं इन आंकड़ों को पॉजिटिव साइड पर देखता हूँ। जी जी।
चलिए सर, तो ये आंकड़े पॉजिटिव साइड पर हैं। एक और फैक्टर जहां पर मार्केट्स की नजर रहेगी, महीने की शुरुआत है सर, तो काफी सारा और डेटा आने वाला है। ऑटो सेल्स के डेटा पर भी हमारी नजर है, कुछ और भी बदलाव हो रहे हैं। पर जो एक बड़ा बदलाव मार्केट में हो रहा है, जिसके बारे में हम और आपने लगातार चर्चा भी करी है, पीक मार्जिन आज से फाइनल फेज इसका लागू हो जाएगा। 100% अपफ्रंट मार्जिन की तैयारी है। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को, और जो हम बात भी कर रहे थे, क्या मार्केट्स इसके लिए तैयार हैं? मार्केट की तैयारी का जायजा लेंगे दीप। 11 बजे हम एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ में। ब्रोकर्स एसोसिएशन के एनमी के, बीएससी ब्रोकर्स एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधि होंगे। दिग्गज ब्रोकरेजेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो बताएंगे कि वाकई में पीक मार्जिन को लेकर कितनी तैयारी है। लेकिन मेरे हिसाब से बाजार तैयार है। सी अल्टीमेटली देखिए, मार्केट में जहां पैसा बनता है वहां पैसा आ जाता है, ये सिंपल सी बात है। आईपीओ में पैसा बनेगा तो आईपीओ में आ जाएगा, मिड कैप शेयरों में बनेगा तो लोग मिड कैप शेयरों की तरफ दौड़ेंगे, लार्ज कैप्स में बनेगा तो लार्ज कैप्स की तरफ दौड़ेंगे। हाँ, समस्या कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? दो जगह। एक, वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो थोड़े पैसे के साथ बाजार में ट्रेड करके अपनी डे टू डे एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं और वहाँ से पैसा कमाकर अपनी कहना चाहिए कि आमदनी कमाकर वो चलाना चाहते हैं। जो पूरी तरह से डिपेंडेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट पर है, वो या तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स भी नहीं कहूँगा, रिटेल ट्रेडर्स, या फिर दूसरे जॉबर्स, आर्बिट्राजर्स, जो बाजार में छोटे मुनाफे के लिए बार बार ट्रेड करते हैं। उन्हें लिमिट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेडर्स के लिहाज से देखें तो ये दो तरह के ट्रेडर्स के लिए अब लिमिट थोड़ी सी कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, छोटे ब्रोकर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आमतौर पर आप छोटे ब्रोकर्स के पास इसलिए जाते हैं कि आपको थोड़ी सी लीवरेजिंग मिलती है, थोड़ी सी लिमिट्स ज़्यादा मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सब बराबर ही लिमिट देंगे तो फिर छोटे और बड़े ब्रोकर में फ़र्क क्या रहा। तो छोटे ब्रोकर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल है। वैसे भी ऑलरेडी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, जिस लेवल के कंप्लायंसेज है, जिस लेवल के खर्चे हैं, जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में है, उसको देखते हुए उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो पूरी तरह से इसे मैनेज कर पाए। और अब अगर उन्हें जो क्लाइंट्स है, अगर उन्हें पूरा पैसा पहले देना है, मार्जिन पूरे रखने हैं, पीक मार्जिन को फॉलो करना है, तो फिर वो सोचेंगे ना जहाँ कम ब्रोकरेज लगती है मैं वहाँ जाऊँगा, छोटे ब्रोकर के पास कहाँ जाऊँगा। तो छोटे ब्रोकरेजेस के लिए आने वाला समय और टफ होगा। ये तो बात हुई इनकी। मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है? मुझे लगता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशन शायद वॉल्यूम से ड्राई होते हुए दिखें, थोड़े से कम होते हुए दिखें, और ट्रेडर्स और ब्रोकर्स अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। आपको तो पता ही है 75% तो एडजस्ट हो ही चुके हैं, तो आदत तो पड़ ही चुकी है। मेंटली ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स तैयार भी हैं। पहला पीक मार्जिन का चरण जब आया था तब ज़्यादा डर था, तब ज़्यादा अनहोनी वाली बात थी कि कैसे होगा, क्या होगा। अब वो अनिश्चितता थोड़ी सी कम है, क्योंकि आप 3 चरण एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो आपको पता है कि 25% और एक्स्ट्रा लगना है। उसकी तैयारी ब्रॉडली ब्रोकर्स की भी होगी, उसकी तैयारी ट्रेडर्स की भी होगी। तो अगले 1-2 दिनों में मुझे लगता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद लाइफ एज रूटीन हो जाएगी कि आपको पता है इसी तरह के मार्जिन नियमों के साथ आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, कब और कैसे आपके मार्जिन्स वापस रिलीज होंगे। इन्हीं सब पर चर्चा भी करेंगे, समझेंगे कि क्या इसका उपाय है कि ट्रेडर्स को और जॉबर्स, आर्बिट्राजर्स को उनकी लिमिट्स इंट्राडे की पूरी मिलती दिखे, मार्जिन्स ज़्यादा समय के लिए अटके ना, रिलीज जल्दी हो, उसके लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। इस पर 11 बजे ये विशेष शो हम करेंगे भी दीप। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा बाजार पर असर पड़े, और एक सिंपल सी चीज़ है दीप, 1 सितंबर से मार्जिन के नियम लागू हो रहे हैं। अगर इसकी वजह से मार्केट ख़राब होना होता तो पिछले 2 दिन में बढ़ा ही क्यों? करेक्ट। सो मार्केट पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक्स पर थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए असर भी प्राइस के लिहाज से नहीं, वॉल्यूम के लिहाज से पड़ सकता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो, प्राइस के हिसाब से नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास चिंता करने की बात है बाजार के लिहाज से। चिंता करने की बात उन लोगों के लिए जो कंप्लीटली पूरी तरह से डिपेंडेंट है सिर्फ स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग पर, और उनके लिए थोड़ी सी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसकी उन्हें तैयारी करनी थी, कर ली होगी, नहीं तो अब 2-3 दिनों में कर लेंगे। जी दी। चलिए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हमारी नज़र रहेगी। आज मार्केट एक्शन पर भी इसका फोकस रहेगा, और 11 बजे हमारा खास शो है, इसे आप मिस नहीं करिएगा। पर सर, क्योंकि आपने बाजार के एक्शन की बात की, और लगातार 2 दिनों से निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर क्लोज होते हुए दिख रहा है, नए रिकॉर्ड 17,000 के पार, और बल्कि कल तो 17,100 के भी पार हम जाते हुए दिखे। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में, इसको कैसे देखें, और मोर इंपॉर्टेंटली जो आज के संकेत है, कल हमने देखा कि सारे पॉजिटिव थे, एक न्यूट्रल था, पर आज आपने थोड़े बदलाव करे हैं। एफआईएस पॉजिटिव, डीआईएस नेगेटिव और एफएनओ कॉशियस, जरा इसके बारे में समझाएं।
तो दीप सबसे पहले ग्लोबल से ही शुरुआत करते हैं। ग्लोबल संकेतों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, भले सुस्ती रही हो आपके लिए डाउ में, लेकिन मेरे लिए संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, क्योंकि S&P, नैस्डैक, डाउ रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद एकदम सीमित दायरे में रहे, और अब आप देखिए धीमे धीमे डाउन सेंचुरी मारने के मूड में आ गया फ्यूचर्स पर। तो अमेरिकी बाजारों में भले ही हल्का फुल्का करेक्शन रहा हो, लेकिन वापस से डाउ फ्यूचर्स मजबूत हैं। एशिया में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं हांगकांग वगैरह में, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इतने ग्लोबल संकेत भी अपने लिए काफ़ी है दीप। ऐसा नहीं कि हमको रोज हरे निशान में चाहिए। अरे अमेरिका ना गिरे तब भी पिछले 2 दिनों में जिस तरह से 3 दिनों में भारतीय बाजारों में जब जबरदस्त रौनक लौटी है, जबरदस्त मजबूती आती दिखी है, काफ़ी है, हम अपने लेवल पर संभाल लेंगे। इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। तो ग्लोबल तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और अभी भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ आज एक वो ओपेक की बैठक है, कच्चे तेल पर नजर रहनी चाहिए। $73 है, अपनी ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच, ऊपर में $78 तक जाता है, नीचे में $66-68 की रेंज तक आता है, उसके बीचों बीच में $73 पर, $73 पर। तो कच्चा तेल भले ही ठीक है, इस ओपेक की बैठक के बाद $1-2 ऊपर नीचे हो जाए, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। $72 के आसपास इस वक्त है। तो अदरवाइज ब्रॉडली आप कोई ग्लोबल संकेत आपके लिए खराब है नहीं। एशिया में हल्की फुल्की जो प्रॉफिट बुकिंग है, बिल्कुल डरिए घबराए, जो खराब लगे उसको देखो मत, आप छोड़ दो। हांगकांग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हांगकांग अपने चाल पे आजकल चलता है। निक्केई पहले से अपने हिसाब से चलता था, चाइना का तो भगवान ही मालिक है, तो ठीक है। अच्छा निक्केई फिर भी आज तो 1.25% मजबूत है। तो ओवरऑल हमारे लिए जो संकेत है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डीप वो डाउ फ्यूचर्स है, और डाउ फ्यूचर्स 90 अंक ऊपर है, हमारे लिए संकेत पॉजिटिव। ये तो हो गया आपका ग्लोबल। अब आपने FIs के संकेतों की और घरेलू फंड्स के संकेतों की बात की, तो मैं आज शुरुआत में आपको ये बता देता हूँ। बड़ी दमदार खरीदारी कल आती दिखी है, 3880 करोड़ की खरीदारी आपके लिए कैश मार्केट में। दो चीज़ें हैं इसमें। एक MSCI के वेटेज में बदलाव हुआ था, उसकी वजह से थोड़े से खरीदारी ज़्यादा आपको कैश मार्केट में दिख रही है। कुछ स्टॉक्स के वेटेज बढ़े थे, कुछ स्टॉक्स के वेटेज कम हुए थे, वो एडजस्टमेंट हो गया। स्पेशली मेरे ख्याल से टाटा स्टील में कल काफ़ी कुछ वेटेज बढ़ा, और उसकी वजह से टाटा स्टील के शेयर में डिलीवरी होगी, कुछ में कम भी हुई है। हेवेल्स, टाटा स्टील, थोड़ी शायद रिलायंस HDFC में कम होने की भी बात कर रहे थे। तो कल के आंकड़ों में थोड़ा एडजस्टमेंट आपको MSCI की रीबैलेंसिंग का करना पड़ेगा, रीबैलेंसिंग, वेटेज की रीबैलेंसिंग, ठीक है। लेकिन सामने सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी 2500 करोड़ के 2600 करोड़ के खरीदे, तो आमतौर पर इतनी बड़ी खरीदारी का आंकड़ा दिखता नहीं है। भले ही रीबैलेंसिंग हो, लेकिन रीबैलेंसिंग प्लस फ्रेश खरीदारी बेहद दमदार आंकड़े, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतने शानदार आंकड़े बड़े दिनों से आपने देखे नहीं। महीने का अंत FIs ने तगड़ी खरीदारी के साथ किया है। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे महज 330 करोड़ के, सिर्फ 330 करोड़ के। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बिकवाली है। तो इस लेवल पर जहां स्टॉक्स में इतनी दमदार खरीदारी हुई हो, आपके लिए 6500 करोड़ के आसपास की खरीदारी कम नहीं होती किसी भी लिहाज से। 6500 करोड़ की खरीदारी के साथ के हिसाब से बहुत बड़े आंकड़े माने जाएंगे। घरेलू फंड ने थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा बड़ा किया है, 1872 करोड़ का माफ़ कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर अभी दीप ऐसा है कि कोई ऐसा ब्लॉक डील वाला मामला तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बिकवाली वहाँ पर है, इसलिए मैंने आंकड़ा घरेलू फंड का नेगेटिव साइड पर रखा। तो FIs जबरदस्त पॉजिटिव, DIs हल्के से नेगेटिव। ओके, तो FIs जबरदस्त पॉजिटिव, DIs हल्के से नेगेटिव। वायदा कारोबार कॉशियस सर, सेंटिमेंट और ट्रेंड पर कोई बदलाव? वायदा कारोबार कॉशियस, ये मैं आपको आज यहीं पर बता देता हूँ बजाय आगे बताने के। और क्यों कॉशियस है, कल न्यूट्रल था, आज कॉशियस है। उसकी वजह एकमात्र है, और वो है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.59 से 1.66 बढ़कर आया है। दीप मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि रीजनेबल है, थोड़ा सा हायर साइड पर है। पुट कॉल रेशियो आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा अलर्ट रहने के संकेत दे रहा है। खरीदना है, लेवल से खरीदना है, बड़े गैप से खुल जाए तो ना खरीदें। 7 बजे भी जब मानसी के साथ मैं बुलेटिन पर फ़ोन कर रहा था, तो उस समय SGX निफ्टी 30-35 नीचे था, तो मैं यही कह रहा था जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना बड़ा आपको खरीदना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो आपको बोलना है बोल दो, खुलता नहीं है नीचे। देखिए वापस SGX निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है कि गैप से खुलकर आप ऊपर चले जाएं, तो वहाँ फिर इंतज़ार करें, एक हल्की सी डिप अगर मिल जाए फिर से एंट्री करें। ना मिले, फ्लैट खुले, नीचे खुले, तो वहीं से एंट्री कर लें, और उसके बाद फिर ऊपर बढ़ने पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना चाहिए पुट कॉल रेशियो। और वजह बता दूं दीप, 17,000 के पुट पर 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब बेस का काम करेगा, आज के डेटा में यहीं पर बता रहा हूँ आपको, 17,000 आपके लिए बेस हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। तो
अब ऐसा लगता है आज और कल एक्सपायरी तक 17,000 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होगी। 17,100 मेक और ब्रेक लेवल है। 29 लाख शेयर पुट में है और 39 लाख शेयर कॉल्स में। अब इंटरेस्टिंग बात डीप ये है कि कल 17,100 का कॉल राइटर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39 लाख शेयरों का है और उसके ऊपर आप बंद हुए 17,132 पर। और अगर आज थोड़ा और मजबूत खुलकर आप 17,200 तक पहुंच जाते हैं तो फिर 17,100 के कॉल राइटर को शॉर्ट कवरिंग करनी ही पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, 30 लाख शेयर इधर हैं, 40 टोटल मिला के 70-75 लाख शेयर हैं जो शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर आप एक बार 17,200 के आसपास पहुंच गए तो फिर आप 17,100 को भी आसानी से तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर आते ही, उसके आसपास आते ही जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना रखी है वो काटना शुरू करेंगे। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 17,000 से 17,100 का बनकर आ जाएगा। ऊपर हल्की फुल्की रुकावट 17,200 के आसपास है। बस ये वायदा कारोबार के डेटा है आपके लिए निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी 36,000 मजबूत सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 16 लाख शेयर वहाँ पर है। 36,500 36,550 कल का हाई पार करते ही बैंक निफ्टी एक और बढ़िया तेजी के लिए तैयार होता दिखेगा। तब 36,750 36,900 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए 36,500 मेक और ब्रेक है, ऊपर में 37,000 तक की जगह खुलती है, बिल्कुल 1000 पॉइंट की रेंज परफेक्ट है। तो बैंक निफ्टी कल का हाई पार करे उसके बाद किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, खरीदना है यानी। हम 36,425 पर बंद हुए हैं, 36,550 55 के आसपास का हाई है, वो पार करने के बाद 36,625 750 900 ये बैंक निफ्टी आज ही दिखा दे तो बड़ी बात नहीं। तो बैंक निफ्टी भी कुछ बड़े एक्शन के लिए तैयार होता दिख रहा है। अच्छी बात ये दीप के बैंक निफ्टी में कल के एक्शन के बाद, कल जो 2-3 बार 4 बार ये लाल में गया नीचे, उसके बाद थोड़े से पोजीशन जो ओवरबोर्ड थी वो कम हो गई। इनफैक्ट 36,500 पर शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, तो 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी में ऊपर कमाल करती हुई दिखा सकती। तो निफ्टी तो मजबूत है ही, बैंक निफ्टी भी आपके लिए कमाल कर सकता है, ये साफ तौर पर डेटा में नज़र आ रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ओवरबोर्ड के आसपास है, लेकिन अच्छी बात यह है बैंक निफ्टी ओवरबोर्ड नहीं है, अभी भी यहाँ पर शॉर्ट्स भरपूर हैं जो सपोर्ट देने का काम करेगी और हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए तो शॉर्ट कवरिंग भी। तो ये है डीप आपके लिए दोनों ही के एफआईज के और एफएनओ के डेटा। जी बिल्कुल सर, तो इंतजार करेंगे स्पेशली बैंक निफ्टी में क्या एक शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो सकती है। सेंटिमेंट और ट्रेंड तो फिर सर इतनी तेजी में बदला नहीं होगा। बताएं, इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद अब लेवल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं? 16,925 17,000। वैसे आज एक ही लेवल देने की इच्छा थी, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना दीप अब बाजार के लिए वो 16,925 17,000 है। अब ये लेवल आसानी से टूटने वाला है नहीं। कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब आप 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, यानी कि यहाँ से 250-250 पॉइंट नीचे, जिसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन उसकी फिर भी एक लेवल ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा हूँ, 16,725 16,775 ब्लाइंड बाय जोन है, आएगा ही नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए तो 16,925 17,000 भी ब्लाइंड बाय जोन निकल कर आता है। यहाँ पर भी आए तो किसी को पूछना ही नहीं है, खरीद ही लेना है। आजकल में अगर एक्सपायरी की वजह से किसी वजह से आपको नीचे मिले मौका तो वो रेंज बहुत ही बढ़िया है। ऊपर 17,175 17,225 हल्की फुल्की रुकावट है, अंदाज से दिए हुए लेवल है। 17,275 17,325 उसके ऊपर की रेंज है जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। जाहिर सी बात है ब्लू स्काई जोन में है, नए हाइज है, तो ऊपर के लेवल तो कुछ है नहीं। नहीं ऊपर के लेवल पे कई बहुत ज़्यादा डेटा ऐसे हैं जो शॉर्ट हों, जिससे आपको ये लगे। इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी में शॉर्ट्स इतने हैं नहीं कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखाएं। तो ऊपर के लेवल में फिर से कहूँगा अंदाज से दिए, कल भी मैंने यही कहा अंदाज से दिए। 17,100 के आसपास के लेवल वो पार करके टिक गया तो भाग ही गया है, आप देख सकते हैं। आज भी ऊपर के लेवल अंदाज से हैं। बैंक निफ्टी 36,200 36,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज के लिए, ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए और ये खरीदारी की रेंज भी है। अगर गलती से इसके नीचे आए तो 35,800 36,000 ब्लाइंड बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए निफ्टी पर। ये है बैंक निफ्टी पर, ये आपके लिए लेवल्स। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,550 कल का हाई है और 36,625 ये हल्की सी छोटी सी रुकावट की रेंज है। हल्की छोटी सी रुकावट भी नहीं कहूँगा, एक बार वहाँ जाएंगे और वहाँ रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, देखेंगे, लेकिन उसके बाद उसको पार करके 36,750 36,900 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और फिर वो आज और कल में 36,900 37,000 आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है एक्शन के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते कि कल का लो 36,200 ना तोड़े। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के और निफ्टी के बड़े जोन आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो इंतजार रहेगा बैंक निफ्टी पर एक ब्रेकआउट आने का। पर ट्रेडिंग रेंज फिर क्या रहेगी आज की सर?
ट्रेडिंग रेंज मेरे ख्याल से दीप 17,100 17,200 ये पहली ट्रेडिंग रेंज लेकर चलें। 17,000 17,250 मीडियम रेंज के तौर पर लेकर चलें। 16,925 17,300 ये निफ्टी की बड़ी ट्रेडिंग रेंज। आइए बैंक निफ्टी 36,200 36,625 दिन की छोटी रेंज है आपके लिए। 36,550 पे हल्का सा रुकावट है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरे हिसाब से 36,500 36,550 के आसपास वहाँ पर खुलेंगे और एक बार 36,550 को पार किया तो 36,625 नेक्स्ट टारगेट है। इसलिए आज की रेंज मैंने 36,200 36,625 ले लिए। मीडियम रेंज 36,000 36,750 की होगी और बड़ी रेंज के तौर पर 35,900 36,900 ये है आपके लिए रेंज इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर दिन के लिए। आज से कुछ और डेटा आपके सामने रख दिए जाए। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, अच्छी बात है। 2 दिनों से लाइफ हाई हम बना रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में एफआईज ओवरबॉट नहीं है और डीप ये एक बड़ा कुशन वाला फैक्टर है। आप देखिए पिछली बार जब हम हाई बनाते थे 75% 78% 80-82% तक एफआईज में इंडेक्स लॉन्ग पहुंच जाती थी और जब भी हमने 80% 82% के आसपास कभी सीरीज की शुरुआत की है एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग में या दिन वहां पर पहुंच जाते तो मैं हमेशा अलर्ट करता था कि अब यहाँ से एफआईज ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छी बात यह कि एफआईज अभी भी इंडेक्स पे ओवरबॉट नहीं है। इसका मतलब क्या है, कभी भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कभी भी नीचे आएगा तो खरीदेंगे ही। तो इसलिए आपको पहली चीज़ तेजी का कारण भी बनता है, दूसरा सपोर्ट का कारण भी बनता है। तो एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 66% बहुत कंफर्टेबल है, यही चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पुट कॉल रेशियो जो डिस्कस कर चुके हैं हम 1.66 पर है, थोड़ा सा हायर साइड पर है। 1.75 1.80 पर ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन अभी वहाँ से थोड़ा सा दूर है। लेकिन आज एक अच्छी तेजी दिखा दे 17,200 पहुँच जाए कर जाए तो फिर पुट कॉल रेशियो थोड़ा आपका ऊपर की तरफ ओवरबॉट हो सकता है। तो आप खरीदने के लिए सही लेवल का इंतजार करें। विक्स बड़े दिनों बाद आज यहां पर एक्शन आया है, 9% बढ़कर आया है। थोड़ा सरप्राइजिंग है, कल के इस सेशन में अच्छी तेजी हुई है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद विक्स बढ़कर आया है। इसका मतलब क्लियर है, थोड़ा सा बाजार इन लेवल्स के आसपास 17,000 के आसपास ऊपर आने के बाद यहां पर थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इंडिया विक्स आपको थोड़ा संकेत दे रहा है कि वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ सकता है। तो पिछले 2-3 सेशन से जो एक तरफा तेजी हमने देखी है उसके मुकाबले में धीमे धीमे अगले 1-2 दिनों में, आज कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा ऊपर नीचे दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। ये डेटा से दिख रहा है। जी दीप क्लियर है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है बाजार, बट वैसे मूवमेंट पॉजिटिव ही रहा है अब तक का। तो फिर बताएं सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 17,000 का रखें, इंट्राडे में 16,900 क्लोजिंग बेसिस पर रखें, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। वैसे तो दोनों ही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों ही 16,900 का निकल कर आता है दीप, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कम रिस्क रखने के लिए आज से 17,000 का इंट्राडे 16,900 क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 36,200 इंट्राडे 36,000 क्लोजिंग। अगर आपको थोड़ा दूर रखना है तो दोनों ही 36,000 भी रख सकते हैं, लेकिन 36,200 36,000 अगर कम छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना है इंट्राडे के लिहाज से, कल के लोस पे ये स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। शॉर्ट पोजीशन है तो कायदे से होनी तो नहीं चाहिए। कल 17,100 के ऊपर बंद हुआ, इंट्राडे में भी आपके शॉर्ट कॉल्स ट्रिगर हो गए, क्लोजिंग बेसिस पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। जिसने नहीं किया है अब 17,200 रख लीजिए, और तो क्या कहीं तो करोगे आप, अब कहाँ करेंगे ये आपकी मर्जी है। अब फाइनली 17,200 रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस कल आपका ट्रिगर हो गया होगा, 36,550 का टच किया था। आई डोंट नो, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हमने दिया था 36,000 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, 36,500 माफ़ कीजिएगा। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो नहीं हुआ है। आज देखते हैं क्या कुछ होता है। आज का स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 36,550 का है। इसके ऊपर बंद है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ये है आपके लिए आज के पूरे लॉन्ग और शॉर्ट के लेवल्स। जी दी क्लियर है सर। अब आते हैं नई पोजीशंस पर, क्या करना चाहिए सर आज? नई पोजीशन निफ्टी खरीदिए 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,175 225 275 300 अंदाज से ये सारे के सारे लेवल से ऊपर की तरफ। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी बेचने की राय है 17,275 17,300, ये है आपके लिए बेचने की रेंज। अंदाज से दे रहा हूँ, बेचे तो बेचे, ना बेचे तो आपकी मर्जी है।
कोई ऐसा लेवल और रेंज और कोई ऐसा कारण निकल कर नहीं आ रहा कि आपको बेचना चाहिए। सिर्फ ये कि एक तरफा बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, विक्स बढ़ा है एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, तो थोड़ा ऊपर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हल्की फुल्की। उस लिहाज से अगर आप बेचना चाहें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचिए, और वो होगा 17,350 का। नीचे में 17,200, 150, 125 लंबे टारगेट भी नहीं दिए, छोटे ही 3 टारगेट दिए, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स वहाँ पर एक मौका देख सकते हैं बिकवाली करने का। बैंक निफ्टी खरीदारी कीजिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपको मौका दे बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करने का, तो 36,200 से लेकर 36,350 आपके लिए अच्छी रेंज है जिसमें आप बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हो। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 36,000 का। ऊपर के टारगेट बनेंगे 36,425, 550, 625, 750। दूसरा तरीका जो खरीदारी करने का है, जो मुझे पसंद है, वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। 36,200 कल के लोस पर स्टॉप लॉस लगाइए, खरीद लीजिए। 36,625, 750, 900 और 37,000, ये हैं वो सारे टारगेट्स जिसके लिए आप कर सकते हैं बैंक निफ्टी में खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 36,750 से 36,900 की रेंज में मौका लें शॉर्ट करने का, और वहाँ है तो बेचिए भी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बेचना है, बेच भी सकते हैं। जितना 36,900 के आसपास बेचेंगे उतना बढ़िया है। 37,000 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। 36,900, 37,000 मेरे हिसाब से बढ़िया शॉर्ट करने का लेवल है। दूर है वैसे थोड़ा अभी भी यहाँ से 500-600 पॉइंट, लेकिन अगर मौका मिल जाए, आजकल क्या है जिस तरह के लेवल्स हैं, कभी भी कोई भी इंडेक्स बड़ा बढ़ जाए, कोई बड़ी बात है नहीं, तो वहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का टारगेट जो बनेगा 36,625, 550, 425 और 36,350 तक के टारगेट के लिए करिए बैंक निफ्टी में बिकवाली भी। जी दीप। क्लियर है। तो ये आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है। बैन लिस्ट में भी अपडेट हो गया है सर, इस सीरीज में थोड़ा देर में हुआ, पहले यूजुअली 1-2 दिन में हो जाता है। कैनरा बैंक अब बैन में आ गया है, पहला स्टॉक इस सीरीज का जो बैन में रहेगा। डेटा तो हमने बात कर लिया सर, एफआईएस का और डीएएस का और साथ ही वायदा कारोबार का सेटअप पर। अब आते हैं जो प्राइमरी मार्केट में आज एक्शन होने वाला है। 2 आईपीओस साथ में खुल रहे हैं सर। एमी ऑर्गेनिक्स, इससे करते हैं शुरुआत। बताएं आपकी क्या सलाह है इस आईपीओ पर? लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दीप इस आईपीओ में। लिस्टिंग गेंस के लिए आजकल मामला ऐसा है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आज से पैसा लगाने में थोड़ी सी रिस्क है। कुछ आईपीओ में करेक्शंस आपने पिछले महीने में, अगस्त के महीने में देखे ही हैं। बहुत ज़्यादा भरने के बावजूद वो आईपीओ आपको बहुत दमदार लिस्टिंग दिखाते हुए नज़र नहीं आए, और जो आईपीओ कम भरें उनकी लिस्टिंग अच्छी होगी। तो लिस्टिंग के लिहाज से एक व्यू लेने के बजाय, क्योंकि सितंबर की सीरीज़ है, थोड़ी वॉलेटाइल भी रह सकती है, तो आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, लंबी अवधि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अच्छा है इस कंपनी में, पहले मैं वो बता दूँ। ग्रोथ जो कंपनी ने की है पिछले 5 से 10 सालों में, मुनाफे की भी रेवेन्यू की भी अच्छी इंप्रेसिव ग्रोथ है। काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों जगह ग्रोथ होती हुई दिखी है। हालांकि उसमें एक ही जो बड़ी बात है वो कि बेस बड़ा छोटा है। ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी साइज़ की, कंपनी बड़ी छोटी साइज़ की, और जनरली छोटी साइज़ में आपका ग्रोथ करना बड़ा आसान होता है, बड़ी साइज़ की कंपनियों के लिए ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो अब तक जो छोटी साइज़ की वजह से कंपनी ने ग्रोथ की वो तो थोड़ा ठीक है। दूसरा ये कि कंपनी के पास हल्का फुल्का 140 करोड़ के आसपास 135 करोड़ का कर्ज है, और जो आईपीओ से पैसा आ रहा है वो करीबन 150 करोड़ कंपनी के पास आएगा। 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, तो इससे वो डेट चुका देंगे। तो जैसे डेट चुकाएंगे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, तो बैलेंस शीट थोड़ी आपकी और मजबूत हो जाएगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं। अगर थोड़े बहुत कम भी हैं दूसरी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले में, तो इसकी साइज़ भी छोटी है। छोटी साइज़ की कंपनी के वैल्यूएशंस कम तो होनी चाहिए, थोड़े और कम होने चाहिए, एक्चुअली थोड़े और कम होने चाहिए। रीजनेबल वैल्यूएशंस है, लेकिन फिर भी इसे मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर रखा है कि वैल्यूएशंस ठीक है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक ही सबसे बड़ा है दीप की बहुत ही छोटी साइज़ की कंपनी है। छोटी साइज़ की कंपनियों में थोड़ा सा आगे ग्रोथ को लेकर ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इशू प्राइस पर 2200 करोड़ का मार्केट कैप होगा इसका, जो इसकी 610 रुपये की हायर बैंड है वहाँ पर 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी साइज़ का इशू है, और छोटी साइज़ के इशू में लिस्टिंग पर और रेस्पॉन्स को अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा रेस्पॉन्स आ सकता है इस आईपीओ को। और दूसरी एक और जो नेगेटिव मुझे दिख रही है वो है इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। पिछले 2-3 साल में बढ़ा है, बढ़कर भी सिर्फ 63% है, और एक इन्होंने कंपनी और अक्वायर भी किए मार्च में, उसका भी इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, इस साल फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। तो इस साल के नंबर्स तो अच्छे आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है,
लेकिन ये है कि कंपनी को अभी भी पूरी कैपेसिटी पर काम करना बाकी है। कैपेक्स थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपांशन थोड़ा और करना पड़ेगा ताकि हाई बेस पर आप ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरी राय एमी ऑर्गेनिक्स पर। जी दीप। चलिए, तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो अप्लाई जरूर करिए इस आईपीओ में। विजय डायग्नोस्टिक्स सर, इस आईपीओ में क्या करना है? आईपीओ में इसमें भी सेम ही है। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही दीप कि दोनों आईपीओ में है ना, एनालिसिस में ज़्यादा फर्क नहीं है। मिलते जुलते पॉजिटिव्स है, मिलते जुलते नेगेटिव्स है और मिलते जुलती ही रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा क्या है, प्रोमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, 1981 से इस बिज़नेस में है, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इनके प्रोमोटर्स को पद्मश्री से लेकर बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो अच्छी इमेज है, क्रेडिबिलिटी है प्रोमोटर्स की, ये एक अच्छी बात है। ग्रोथ में अच्छी इंप्रेसिव प्रोग्रेस दिखी है पिछले कई सालों से, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। यहाँ भी वही बात है, कंपनी का बेस छोटा है। आप ये डायग्नोस्टिक वाली कंपनी, अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस और इनसे कंपेयर करेंगे तो बड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन छोटे बेस पर अच्छी ग्रोथ अब तक दिखाई है। एक और अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी है, 225 करोड़ का कैश है कंपनी के पास में और फ्री कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है, तो लगातार पैसा आ रहा है। बिजनेस भी ऐसा ही है, यहाँ पर जनरली डेट फ्री होती है, एक्सपांशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है। वैल्यूशंस यहाँ पर भी रीजनेबल है, लेकिन वही वाली बात है, रीजनेबल वैल्यूशन है तो कंपनी की साइज भी छोटी है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के लिए। अब आपको नेगेटिव बता दूं। नेगेटिव में ये कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा। प्रमोटर्स और कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, तो पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है। तो कंपनी के लिए एक्सपांशन या कैपेक्स के लिए कोई पैसा है नहीं, और कैपेक्स करने की इनको ज़रूरत है, एक्सपांशन करने की ज़रूरत भी है। और ज़रूरत क्यों है, उसका दूसरा बड़ा कारण है कि सारा का सारा बिजनेस मैक्सिमम इनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग है, इसलिए हम दो राज्य बोल देते हैं, नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही राज्य में, और एक राज्य में भी मैक्सिमम बिजनेस हैदराबाद में है। तो एक ज्योग्राफी के लिहाज से इनको एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में कृष्णा, जो वो भी हैदराबाद की कंपनी, कृष्णा डायग्नोस्टिक, वो भी लिस्ट हो चुकी है। तो हैदराबाद की कंपनियां, वो भी डायग्नोस्टिक स्पेस से दो बड़े प्लेयर्स लिस्ट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, ये बिजनेस बड़ा कॉम्पिटिटिव है, ढेर सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं, तो ये सारा कंपटीशन है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आप मौका देख सकते हैं अप्लाई करने का। लिस्टिंग गेन के लिए आज से ना लगाएं, कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन बनेगा इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि रीजनेबल वैल्यूशंस पे है। तो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। जी दी। क्लियर। तो इस आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म व्यू ही रखना है, ये क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो दोनों आईपीओ पैसा अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से लगाएं, लिस्टिंग गेन मिले तो आपके लक की बात है। तो चलिए, इन दोनों आईपीओ पे है हमारी नजर, पर आइए अब बाजार में और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखने वाले हैं, वहीं पर कर लेते हैं फोकस। हमारी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार, मानसी, वरुण, कुशल और आशीष के पास चलते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज से सेबी के पीक मार्जिन नियमों का चौथा चरण लागू हो जाएगा। पीक मार्जिन बढ़कर 100% हो जाएगा। ट्रेडिंग के समय अकाउंट में मार्जिन नहीं होने पर पेनाल्टी लग सकती है। इंट्राडे, डिलीवरी और डेरिवेटिव जैसे सभी सेगमेंट में ये लागू होता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, इस पर नजर रहेगी। अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े आज आते हुए दिखेंगे। वहीं कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज अनिवार्य हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला जो अब आया था वो आज से लागू होता हुआ दिखेगा। वेदांता पर नजर रखें। FY22 के पहले अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। डिविडेंड के ऐलान होने पर रिकॉर्ड डेट इसकी 9 सितंबर तय की गई है। स्पार्क पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। वहीं आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिस पर हमारी नजर होगी। और साथ ही ओपेक प्लस की बैठक वियना में होने जा रही है। कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने या फिर बरकरार रखने पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स जिस पर आज नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो एक्शन पैक डे है आज, ढेरों ट्रिगर्स हैं, नजर रखते हैं इस पर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीप। तो देखिए, एफएनओ फैमिली में और एडिशंस हो रहे हैं। 8 स्टॉक और ऐड होने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो एबॉट, सीजी कंज्यूमर्स, दालमिया भारत, डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट्स, इसके अलावा जेके सीमेंट्स, ओबेरॉय रियल्टी, परसिस्टेंट सिस्टम, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहां पे आपको आज नजर रखनी है। BHEL इस काउंटर पे नजर रखेगा, क्योंकि तगड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, 10,800 करोड़ का ये ऑर्डर है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है।
मारुति और बाकी जो भी ऑटो स्टॉक्स है उन पे नजर रखिएगा। नो डाउट आज वो अगस्त बिक्री के आंकड़े आएंगे, लेकिन इसके अलावा मारुति की तरफ से कमेंट्री आई है कि सितंबर में सेमीकंडक्टर की कमी के चलते जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट होने वाली है। हरियाणा गुजरात के यूनिट में सेमीकंडक्टर की कमी आई है, उसके कारण सितंबर में सामान्य प्रोडक्शन के मुकाबले करीब 40% प्रोडक्शन के आसपास का अनुमान ये लगा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। कोल इंडिया एनटीपीसी पे नजर रखिएगा, क्योंकि कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया के पास पर्याप्त भंडार है कोयले का, और थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले के भंडार की लगातार मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है। कोल सेक्रेटरी ने कम भंडार वाले थर्मल पावर प्लांट को प्रायोरिटी सप्लाई के निर्देश दिए हैं, तो इसके चलते कोल इंडिया और बाकी पावर स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जितने तमाम स्टील काउंटर्स हैं उनको नजर पे रखिएगा, क्योंकि अगस्त के आखिरी में खबरें ये हैं कि स्टील के दाम जो है उसमें कुछ कमी आई है। एचआरसी के दाम में करीब 1000 रुपये प्रति टन के आसपास की गिरावट जो है वो हो चुकी है। स्टील कंपनियों ने अभी तक दाम नहीं घटाए हैं, लेकिन जो ट्रेड की कीमत है उसमें गिरावट आई है। आयरन और की गिरती कीमत का इम्पैक्ट देखने मिला है। एचडीएफसी लाइफ 3 सितंबर को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इक्विटी शेयर जारी करने पे इस बोर्ड की बैठक है। और आखिरी में बीएल, यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के साथ इसने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए करार किया है, और आगे भारतीय वायुसेना के साथ भी ये कंपनी जो है वो करार कर सकती है। हालांकि ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसको बनाया है डीआरडीओ ने। ओके, तो नजर आएगी इन सारे काउंटर्स पर, और बीईएल के लिए और बीएचईएल दोनों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले लिखिता इंफ्रा पर नजर रखिए। यहाँ पर इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड से 146 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। ये स्टील गैस पाइपलाइन बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। साथ ही शॉपर स्टॉप भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि 41.5 करोड़ में सब्सिडरी क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स में 100% हिस्सेदारी बेचने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर इनका जो रैशनल है, कोर कारोबार जो है उस पर अब बड़ा फोकस बनेगा, और ये जो नॉन कोर बिजनेस है यहाँ पर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी है शॉपर स्टॉप की। मदरसन सुमी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा सप्लायर है वॉक्सवैगन ग्रुप को, और वॉक्सवैगन ने पोलो और वेंटो की कीमतें जो है बढ़ाई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, यहाँ पर भी नजर रखिए। क्लीन एनर्जी स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी सेगमेंट में के बिजनेस में कंपनी अब अपनी एंट्री लेने वाली है, तो ये इस वजह से ये फोकस में रहेगा। साथ ही एशियन ग्रेनिटो 4 सितंबर को राइट्स इशू का प्राइस, इंटाइटलमेंट रेशियो और रिकॉर्ड डेट तय करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और अंत में टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि 3 सितंबर को इक्विटी या कर्ज के जरिए कंपनी जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस आज सुबह क्या कह रही हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए किधर है आज ब्रोकरेजेस का फोकस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, मारुति यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 9036 रुपए के लक्ष्य लिए 6840 की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि जो चिप शॉर्टेज है इसका आगे जाकर और प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि जो वॉल्यूम्स में गिरावट होगी उसको जो है ऑफसेट कर जाएगा जो हाल ही में इन्होंने प्राइस हाइक किए। तो फिर अभी भी अगर आप देखें तो भरोसा बना हुआ है, खरीदारी किराए दे रहे हैं। मेरिको यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 550 रुपए के लक्ष्य के लिए 544 की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि फूड सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि जो पीयर्स के मुकाबले एक वैल्यूएशन गैप था अब वो ब्रिज्ड हो गया है, जिसके चलते देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर नजर रखिए। सीएलएसए ने जो है कवरेज की शुरुआत की है और यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। 2960 रुपए के लक्ष्य लिए 2605 की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि डीएचएफएल के जो अधिग्रहण है इससे सिग्निफिकेंट फायदा आगे जाकर देखने को मिलेगा। फार्मा बिजनेस भी बढ़िया कर रहा है, वहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते देखिए तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार तीसरा दिन है, स्टॉक पर रिपोर्ट आ रही है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2580 रुपए के लक्ष्य लिए 2260 की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि इन्होंने जो है आरईसी सोलार का जो अधिग्रहण करने वाले, इससे थोड़ा सा फायदा इनको एग्जीक्यूशन में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो एग्जीक्यूशन रिस्क है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा। बीएचईएल यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट आई है। बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और आधा लक्ष्य दिया 23 रुपए का लक्ष्य दिया। 53 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि पिछली कुछ तिमाही से अगर आप देखें तो कंपनी के जो नतीजे बेहद निराशाजनक देखने को मिले हैं और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूशन है वो भी लगातार डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं।
जिसके चलते स्टॉक पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार फोकस में बना हुआ, रेजिग्नेशन के चलते यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1500 रुपए का लक्ष्य दिया है, अभी तक कोई लक्ष्य में बदलाव नहीं किया। 1131 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो रिसेंट न्यूज फ्लो आया रेजिग्नेशन के चलते, इसके चलते स्टॉक में करेक्शन आया। हालांकि ये मान रहे कि जो मैनेजमेंट है इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अंत में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर हैवेल्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1475 रुपए के लक्ष्य ले। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर इन्होंने न्यूट्रल की राय दी है, 500 रुपए के लक्ष्य ले। और वोल्टास को जो है अपग्रेड कर दिया, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 1150 रुपए के लक्ष्य ले। ये मान रहे भारत में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो साइज है काफी बढ़िया और आगे जाकर 15% सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनमें सबसे ज्यादा वेल पोजिशन है हैवेल्स और वोल्टास, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी के सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आके, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। आज फिर से एक नए रिकॉर्ड की तैयारी होती दिख रही है। बाजारों की मजबूत शुरुआत के आसार आते दिख रहे हैं। धीमे धीमे तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी। आइए पिक ऑफ द डे, अविनाश जी करिए शुरुआत। बताएं सर, आज का आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, मेटल स्पेस में हमको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी पसंद है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है और हमको लग रहा है कि ये जो लेवल है ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा। हमको लग रहा है कि जुलाई अगस्त बहुत ही दमदार महीने थे इनफैक्ट स्टील प्रोडक्शन और प्राइसेस के लिए, और इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में दूसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। तो एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया भी है, तो मुझे लग रहा है कि 130 134 का नियर टर्म का टारगेट मिल सकता है। हालांकि पोटेंशियल स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चर्चे में रहेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट पिक जो मेटल सेक्टर से रिलेटेड है वो IFGL रिफैक्ट्रीज है। अनिल जी, रिफैक्ट्री बिजनेस बहुत क्लोज एंडेड और क्लोजली गार्डेड टेक्नोलॉजी वाला होता है और गिने चुने प्लेयर्स होते हैं। तो इनके कॉम्पिटिटर्स ओरिएंट रिफैक्ट्रीज, वेस्यूवेस इंडिया है। ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और सबसे बड़ी बात स्टील सेक्टर का जो ग्रोथ मोमेंटम है ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो ऊपरी लेवल से ये भी स्टॉक काफ़ी गिरा है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 314 315 का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है यहाँ पे अगर कोई 6 से 12 महीने की अवधि कोई होल्ड करे तो कम से कम 390 400 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो दोनों ही अच्छे क्वालिटी शेयर्स है, तो इसमें जरूर निवेश करने के मौके हैं। तो IFGL रिफैक्ट्रीज और साथ ही सेल, ये दो है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा स्टॉक आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। 3 साल पहले जब SRF 1600 रुपए के राउंड चलता था तब आपने 10,000 के टारगेट दिए थे और अनिल जी 3 साल पहले एक चीज बड़ी फेमस ट्रेंडिंग हुई थी, बहुत मतलब कि बॉलीवुड में भी, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी, वो थी कैसे कर लेते हैं आप। तो अनिल जी वही सवाल है मेरा आपसे। SRF के ऊपर 10,000 के टारगेट आपने दिए थे 3 साल पहले, तो अनिल जी कैसे किया आपने अनिल जी? बड़े आराम से, इसका एक ही जवाब है, मतलब हमने कुछ किया नहीं, अपने आप हो गया। मार्केट अच्छा था, कंपनी अच्छी थी, माहौल अच्छा था, तो बड़े आराम से 10,000 आगे देखते देखते पता ही नहीं चला कब हो गया। हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने देखिए बहुत ही बढ़िया चल गया। तो अच्छी बात है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं बंसल जी जो उम्मीद से बेहतर या उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर लेते हैं और हमारे भरोसे पर खरे उतरते। तो आई एम श्योर जो लोग रख पाएँ उनके लिए काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ होगा और अब भी मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो धन्यवाद आपका याद रखने के लिए। बताएं बंसल जी आज के लिए आपका शेयर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है HDFC बैंक। HDFC बैंक पर खरीदारी की राय है 1565, 1565 का स्टॉप लॉस है, 1610, 1610 का टारगेट है। HDFC बैंक का पिक ऑफ द डे। ओके, HDFC बैंक में अब भी करें खरीदारी, यहाँ पर राय तेजी की है आपके लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है कैम्स को। कैम्स के चार्ट पर हमने कल के ट्रेड में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक 4500 तक सीधी दौड़ लगाएगा। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक 3700 रुपए के आसपास 3700 पर एक स्टॉप लॉस रखकर कैम्स को बाय करें। मुझे लगता है कि आज के लिए ही टारगेट 4000 का होगा, 4050 का, और इवेंचुअल टारगेट 4500 का होगा। तो कैम्स में खरीदारी की राय। चलिए, कैम्स में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय इस वक्त तेजी की तरफ से आती हुई। एक कैश मार्केट का स्टॉक IFGL पसंद आया अविनाश जी को, कैम्स पसंद आया कुणाल जी को। मोदी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, देखिए खरीदारी की सलाह है विप्रो पर। विप्रो के अगर चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो चार्ट्स पे बात करें तो लास्ट 9 सेशन से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अच्छी चीज जो नजर आई है, कल के सेशन में वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। जो 9 सेशन के वॉल्यूम थे उससे ज्यादा कल के सेशन में वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। ईयरली हाई, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल के पास विप्रो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल लास्ट के 1 घंटे में हमने देखा था IT सेक्टर में बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला, बढ़िया तेजी मिली। तो मुझे लगता है विप्रो वो रैली को कंटिन्यू करेगा। आज के लिए 652 के टारगेट के लिए, 652 के टारगेट के लिए विप्रो को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 633 का। ओके, तो विप्रो पर आपने करनी है खरीदारी। कंसोलिडेशन के बाद फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। कल हम देख रहे थे TCS में भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा था, टेक महिंद्रा भी मूव दिखा रहा था, विप्रो भी 1.5% ऊपर था। आज फॉलो ऑन बाइंग इस पर आ सकती है। आइए कुछ स्टॉक्स पर करें फोकस। अविनाश जी, मारुति से करते हैं शुरुआत। ब्रोकरेजेस ने तो अपना भरोसा बरकरार रखा है, बट हमने देखा है लगातार स्टॉक पर प्रेशर रहा है। और साथ ही कल जो उन्होंने कहा कि सितंबर का प्रोडक्शन सिर्फ 40% रहेगा क्योंकि चिप शॉर्टेज की परेशानी आ रही है। कैसे देखें सर, क्योंकि फेस्टिव सीजन में जाने से पहले या जाने के समय अगर मारुति कह रहा है कि प्रोडक्शन शॉर्टफॉल होने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे समझना चाहिए सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कोई नेगेटिव सरप्राइज मारुति से आए, क्योंकि जो कॉन कॉल हुआ Q1 के नंबर्स के बाद, तभी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी वीक थी। और मैनेजमेंट ने जताया था कि 2 चीज़ों से इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक तो मेटल के जो प्राइसेस है ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, और दूसरा ये चिप का जो प्रॉब्लम है ये अभी लगातार चल रहा है। अभी कंपनी की पुष्टि आई है कि चिप से प्रोडक्शन कम होगा। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में एक कमजोरी आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कम से कम 10,000 करोड़ के ऊपर का इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो स्ट्रांग है, लेकिन जब भी प्रोडक्शन गिरता है तभी डेफिनेटली इनको दिक्कत होती है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका ऑब्वियसली जो नियर टर्म सपोर्ट है वो मेरे ख्याल 6,400-500 के करीब है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है किसी को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर काफी सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप आता है, 8 या 10% नीचे गिरता है, तो थोड़ा को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लीजिए। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हेडविंड्स बहुत ही चैलेंजिंग है, और हो सकता है कि सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर दोनों ही कंपनी के लिए काफी खराब हो। तो नियर टर्म में तो अंडर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, तो नियर टर्म में मारुति की अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। हालांकि आज गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 9,000 का उनका टारगेट बरकरार है, पर देखते हैं इस खबर के दम पर आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। मदरसन सुमी पर भी रखिए फोकस। एक तो मारुति ने भी अपने दाम बढ़ाए हैं, पर साथ ही इनके जो की क्लाइंट्स है वोल्क्सवैगन, उन्होंने अपनी कुछ गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। मदरसन सुमी, मुदत जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताएं क्या ट्रेंड दिख रहा है। देखिए, मदरसन सुमी की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने 200 डेमा से सपोर्ट लेके बढ़िया बाउंस बैक लास्ट 5-6 सेशन में देखने को मिला है। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ये काउंटर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के अभी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। 230 रुपए तक के अपसाइड मूव मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। दीपांशु जी, यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, अब की बार 230 के लेवल को ब्रेक किया और सस्टेन कर पाया, उसके बाद इस काउंटर में 242 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो 212 के एसएल के साथ अगर किसी के पास बाइंग पोजीशन ऑलरेडी है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी। नजर रखिए 230 एक अहम लेवल रहेगा स्टॉक को क्रॉस करने के लिए।
शॉपर स्टॉप, कुणाल जी, ज्यादा चर्चा नहीं होती है इस काउंटर की, बट नॉन कोर एसेट्स की बिकवाली कर रहा है। क्रॉसवर्ड बुक स्टोर पूरी तरह से बेचेगा करीब 42 करोड़ रुपए में, जो इनकी स्ट्रैटेजी है नॉन कोर एसेट्स, नॉन कोर बिजनेसेस से बाहर निकलने की। शॉपर स्टॉप के चार्ट पर कुछ एक्शन दिखता है सर? देखिए दीपांशु, बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि देखिए इतने बढ़िया बुक स्टोर्स थे, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा होगा डेफिनेटली तभी बेच रहे हैं। चार्ट देखें तो चार्ट पर भी कोई खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए आज इस खबर के चलते कुछ उछाल बन सकता है, लेकिन उछाल में निकल जाने की और इसकी जगह डीमार्ट को बाय करने की मेरी राय है। डीमार्ट या ट्रेंट में पैसा डाले, वहां पर ज्यादा बेहतर अपमूव देखने को मिल रहा है। तो उछाल में शॉपर स्टॉप से मेरी निकल जाने की राय। उछाल में शॉपर स्टॉप से निकल जाने की बात है, लेकिन कुणाल जी आप तो फिर बच गए आज, पूछिए क्यों? अनिल जी बिल्कुल बाल बाल बच गए। अनिल जी इस बार भी शामिल नहीं हुआ डीमार्ट फ्यूचर्स में। गजब की किस्मत लिखवा के लाए कुणाल जी आपका। मतलब मुझे लगता नहीं कि आपका डीमार्ट बिकेगा, आपके पोर्टफोलियो में ही रहेगा और विरासत में आगे आगे मतलब आप कई जनरेशन्स तक डीमार्ट में आपके आने वाली पीढ़ियां कमाएगी, ऐसा लग रहा है। इस बार फिर से 8 स्टॉक आए, लेकिन डीमार्ट नहीं आया वायदा कारोबार में। गजब है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। लेकिन जो आया है मोदी जी, उसमें आपको क्या पसंद है? ये 8 स्टॉक जो आए हैं, एबट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, डालमिया भारत, डेल्टा, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, ओबेरॉय रियल्टी और परसिस्टेंट, कोई एक या दो स्टॉक आपको जो पसंद हो? देखिए मुझे क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर पसंद आ रहा है। स्टॉक में चार्ट्स में हम देखेंगे जो अर्लियर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके काउंटर ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर ये काउंटर दिखा रहा है, इसमें अच्छी चीज ये देखने को मिलती है, बड़े अप मूव के बाद कंसोलिडेशन नजर आता है और चार्ट्स पर उसे हेल्दी साइन माना जाता है। कंसोलिडेशन में हायर लेवल्स पे ब्रेक हो जाते हैं। तो जिस तरह के अभी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ से तेजी बनेगी। 500 रुपए तक के टारगेट क्रॉम्पटन ग्रीव्स में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और एक और स्टॉक पर लेते हैं राय, वो है भेल। अविनाश जी, 10,800 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है NPCIL का, एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है भेल के लिए। हालांकि ब्रोकरेजेस उत्साहित नहीं है, गोल्डमैन सैक्स ने फिर भी इनका टारगेट 23 रुपये का ही रखा है, बदलने को तैयार नहीं। 52-53 रुपये पर लिया जा सकता है, खरीदें इसे या नहीं? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है, देखिए ऑर्डर तो बहुत बड़ा है और ये स्टॉक के लिए इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा। लेकिन अगर आपने इनके Q1 के नंबर्स और कमेंट्री सुनी है तो मेरे ख्याल से अभी भी आगे का रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केट एक बात पे अड़ी है और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, वो है बेसिकली ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन बहुत ही धीरे चल रहा है, और कोविड से तो इनका और भी थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो हो गया है। तो मेरा मानना है कि जिनको शॉर्ट टर्म न्यूज़ फ्लो पे खेलना है उनके लिए तो ठीक है, बट अगर पोजिशनल व्यू और एक नियर टर्म का व्यू बनाना है तो मुझे लग रहा है कि सितंबर का क्वार्टर आने के बाद ही मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेंड आएगा। ऑर्डर बुक तो तगड़ी है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, और ये मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा और तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि ये ऑर्डर इनके पूरे साल की बड़ी ऑर्डर्स में से है, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर आए।